हे मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी नेट पे। और आज हम इस चैनल पर क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसका नाम है भोली, वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बस मेरे साथ बने रहो और इस पूरे के पूरे चैप्टर का मैं आपको एक समरी देने वाला हूँ। और इसको देखने के बाद ना आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप बस एनसीईआरटी बुक को अपने आप पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। भाई आखिर राइटर हमारे यहाँ पे है कौन? ठीक है, तो देखते हैं। नेम ऑफ द ऑथर, हमारे ऑथर का नेम क्या है? ख्वाजा अहमद अब्बास। अब ये कौन थे भाई? इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट भोली। भोली इज़ अ वर्क बाई ख्वाजा अहमद अब्बास। ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो वो कौन कौन थे भाई? इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। ही डिड हिज वर्क इन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज। दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड भोली who had fallen off a cot in the head. Thus, some part of her brain was damaged and she remained backward child. She stammered and also had pock marks on her face. Everyone made fun of her. However, her life changed when she started going to school. A kind-hearted teacher encouraged her and she overcame her problem of stammering. कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे हम एक बच्ची के बारे देखने जा रहे हैं जिस बच्ची का नाम क्या होगा? भोली। और हर कोई उसको नेगलेक्ट करता है उसके घर में, हर कोई, इवन उसके पेरेंट्स भी। तो किस तरीके से भोली अपने इस स्टैमरिंग, हाँ, और वो हकलाती भी थी। स्टैमर करने का मतलब होता है स्टैमरिंग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ STAMMERING, स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? हकलाना। तो वो हकलाती भी थी। किस तरीके से टीचर के प्यार ने और उसके इनकरेजमेंट ने भोली को हकलाने से उसको बंद कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि भोली जो है वो हकलाना छोड़ देती है। आगे ऐसा क्या होता है इस कहानी में, वो इंटरेस्टिंग सा पार्ट। मोर ओवर वेन शी वॉज आस्क्ड टू मैरी इन एक्सचेंज फॉर डॉरी, शी रिफ्यूज्ड। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समाज में डॉरी सिस्टम को रोकना चाहिए। She said that she would not marry a greedy person. On the contrary, she would serve her parents in their old age and teach in the same school where she learned so many things. तो पूरा का पूरा भी हम लोग समरी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे हम लोग देखने क्या वाले हैं। तो चलो एकदम स्टार्टिंग से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द स्टोरी ओपन्स अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम्ड सुलेखा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भोली का ही नेम जो था वो क्या था? सुलेखा था। ठीक है। सी वॉज कॉल्ड भोली फॉर बींग अ सिंपल टन। अब यहाँ पे सिंपल टन का मतलब क्या होगा बच्चों? सिंपल टन का मतलब होगा फुलिश। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है फुलिश। इसी का हम लोग दूसरा वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल टन। तो आप कभी भी अपने आंसर में ये मत मेंशन करना कि सी वॉज अ सिंपल टन, गलत। उसको सभी लोग मूर्ख समझते थे, उसको सभी लोग मूर्ख कहते थे, लेकिन वो मूर्ख थी नहीं। This was so because some part of her brain had got damaged due to an injury during her childhood. कुछ ऐसा हुआ था ना कि बचपन में वो कभी खटिए पे सोई होगी या बैठी होगी, कुछ भी कर रही होगी, अचानक वो खटिए से गिर जाती है। और गिर जाने के बाद उसके ब्रेन का कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है, कोई ना कोई ऐसा नर्व होता है जो क्या होता है? डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा बैकवर्ड रह जाती है। She stammered and had pock marks on her face which she got when she had contracted smallpox at the age of 2। बेचारी के साथ बहुत ही गलत होता है। जब उसका जन्म होता है तो बचपन में वो खटिए से गिर जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन का कोई पार्ट उसका डैमेज हो जाता है और बाकी बच्चों से वो बैकवर्ड रह जाती है। जब वो 2 साल की होती है, 2 साल के होते ही उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो जाता है और उसके पूरे बॉडी में पॉक के मार्क्स आके भर जाते हैं, यानी पूरे बॉडी में पॉक मार्क्स भर जाते हैं और वो देखने में काफ़ी बदसूरत लगने लगती है, अगली लगने लगती है। सी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए वो एक लाफिंग स्टॉक बन चुकी थी। डैट मीन्स कि सभी लोग उसको देखकर हंसते रहते थे। हर फादर रामलाल वॉज अ नंबरदर। उसका पापा या फिर उसके पापा एक रेवेन्यू कलेक्टर थे, यानी पूरे विलेज का जो टैक्स वसूलता है, रेवेन्यू कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिशियल हम बोल सकते हैं, उसके पापा वही थे। ही हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। रामलाल के कितने बच्चे थे?
3 सन्स थे, याद रखना 3 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स थे, और भोली जो थी वो सबसे छोटी डॉटर थी। रामलाल was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and a dumb mind. रामलाल हमेशा बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था, और उसके चिंतित रहने का रीज़न ये था कि भोली ना तो इंटेलिजेंट थी और ना ही उसके पास गुड लुक था, यानी हम बोल सकते हैं ना तो वो ब्यूटीफुल थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, और इस तरह की गर्ल के लिए एक हस्बैंड ढूंढ पाना, एक ब्राइड ग्रूम ढूंढ पाना रियली में काफ़ी मुश्किल काम था। तो रामलाल हमेशा इसी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, टेंशन में रहता था कि किस तरीके से भोली की शादी कराया जाए, क्योंकि ना तो उसका दिमाग बहुत तेज था और ना ही वो देखने में खूबसूरत थी। वन डे, एक दिन क्या होता है, द तहसीलदार विजिटेड देयर विलेज टू इनऑगरेट अ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। तो एक दिन विलेज का जो तहसीलदार था वो गांव पहुंचा, किस लिए, एक गर्ल्स स्कूल को, एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल के इनऑगरेशन के लिए। अब इनऑगरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इनऑगरेशन का मतलब होता है उद्घाटन करने के लिए, ठीक है। ही परसुएडेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। उसने क्या किया, रामलाल को किसी तरीके से कन्विंस किया, मनाया, उसने ऑर्डर दे दिया, भाई रामलाल तुम जो हो वो पूरे गांव के एक रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हो, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने बेटी को स्कूल भेजकर पूरे गांव के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। अब भाई तहसीलदार साहब ने कहा है तो रामलाल मना कैसे करता, इसीलिए रामलाल अग्री हो गया। लेकिन 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 रामलाल्स वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल, ऑल्दो शी वॉज अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल बिकॉज नो बॉय वुड मैरी सच अ गर्ल। भोली की मॉम एक मॉम के जैसे यहाँ पे हमें नजर नहीं आती। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भोली की मॉम ना उसको स्कूल जाने देना नहीं चाहती थी। उनका ये मानना था कि अगर बेटियाँ घर छोड़कर, इस चार दीवारी को छोड़कर बाहर गई, स्कूल गई, पढ़ाई की, तो उन लोगों के लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आखिर उससे शादी कौन करेगा, अगर लड़कियां पढ़ाई करेगी तो उससे शादी कौन करेगा। तो इस तरीके का स्टीरियोटाइपिक सोच जो है वो हमें भोली के मॉम में दिखता है, ठीक है, जो बहुत ही पुराना सोच है। शी रिस्पॉन्डेड दैट एज भोली हैड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड सो शी कुड गो टू स्कूल। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपका कि आखिर वो कौन सा रीज़न था जिस वजह से भोली को स्कूल भेजा गया, ठीक है। अब रामलाल वहाँ पे जाता अपनी वाइफ से ये बात डिस्कस करता है, तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ हाँ भेज दो, आप ना भोली को स्कूल भेज दो, उसके बाद भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा। लास्ट में रामलाल की वाइफ इसलिए मान जाती है क्योंकि वो सोचती है कि भोली ना तो ब्यूटीफुल है, ना ही उसके पास दिमाग है, इस वजह से उसकी शादी तो होने से रही, कोई तो शादी उससे करेगा है नहीं, इसीलिए उसको स्कूल भेज दो, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शादी होने वाली तो है नहीं, कोई उसको देखेगा पसंद तो करेगा है नहीं, इसीलिए उसको स्कूल भेज दो। समझ गए। नेक्स्ट, इन द बिगनिंग भोली वॉज फ्राइटेंड टू लीव हर हाउस, but when for the first time in her life she was dressed up and her hair was washed and oiled, she felt that she was to visit a better place. जिंदगी में पहली बार उसको ऐसा लग रहा था कि आज मैं कहीं बहुत ही अच्छी जगह पर जा रही हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते थे। जो सबसे बड़ी बहन पहनती थी वही धीरे 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 पास होता था मझले वाले पे, उसके बाद जो भी है सजले वाले पे, और उसके बाद आता था छोटे वाले पे। डैट मीन्स कि जो गर्ल्स होती थी, उनकी जितनी भी सिस्टर थी, दीदियाँ थी, उनके पास पास हो कर वो कपड़े भोली के पास आते थे। इतना ऐसे करके पहली बार जब वो शुरू में वहाँ से जा रही थी तो भोली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसको अच्छे से नहलाया गया, धुलाया गया, साफ़ किया गया, उसके बालों को कॉम किया गया, उसमें ऑयल लगाया गया। तो पहली बार उसको लग रहा था कि मैं कहीं स्कूल घर से बाहर जा रही हूँ और काफ़ी अच्छी जगह पे जा रही हूँ जिसके लिए मेरी इतनी खातिरदारी हो रही है, वरना उसका ड्रेस गंदा था, इसकी कुछ किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके बाल गंदे थे, इससे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन द स्कूल शी मेट अ टीचर हु वॉज वेरी काइंड एंड पोलाइट टू हर। और जब वो स्कूल गई तो उसे एक ऐसा टीचर मिलता है जो उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, इनकरेजमेंट करने वाली टीचर मिली उसको। शी इनकरेज्ड हर टू स्टडी एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस।
वो उसको इनकरेज की और उसको कॉन्फिडेंस दिलाई। शुरू शुरू में वो अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी, भो ऐसे करते रहती थी, स्टैमरिंग करती थी। तो उस टीचर ने उसे क्या किया, इनकरेजमेंट दिया, उसको इनकरेज किया कि भोली तुम बोल सकती हो, तुम बोलो। और वो इतने प्यार से उससे बात करती है ना, इसके घर में किसी ने भी उतने प्यार से जीवन में उससे बात नहीं किया, जिस वजह से उस टीचर का जो वॉइस था वो उसके दिल को छू गया, जिस वजह से वो प्रयास करना चाहती थी। दिस फील्ड होप इन भोली एंड सी बिगेन टू गो टू स्कूल एवरी डे। और इस तरीके से भोली के अंदर एक नई आस जागी और वो रोज स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे साल बीतते गए। वो छोटा सा गांव एक छोटा सा शहर बन चुका था। वहाँ पे एक कॉटन का मिल भी खुल चुका था, एक्सप्रेस ट्रेन भी वहाँ पे रुकने लगे थे। और वो छोटा सा प्राइमरी स्कूल जहाँ पे भोली पढ़ा करती थी, अब वो एक सेकेंडरी स्कूल बन चुका था। वन डे भोली's पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी हर टू अ लेम ओल्ड मैन हु वॉज अ विडोवर बट वॉज रिच एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डॉरी। ठीक है, तो क्या बोला है कि एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जिसका नाम यहाँ पे लिया जाने वाला है वो 50 साल का बुढ़ा था, समझ रहे हो, 50 साल का। उसका प्रपोजल आया। उसकी पहली वाइफ उसको छोड़ के चली गई, या फिर उसने छोड़ दिया होगा। उस पहली वाइफ से भी उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे। तो अब वो भोली के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आता है। तो भोली के पेरेंट्स तुरंत उस मैरिज प्रपोजल के लिए अग्री हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि उसका एक अपना घर था, उसका अपना एक दुकान था, उसके बैंक में बैलेंस थे, और तो और वो कोई डॉरी भी डिमांड नहीं कर रहा था। इस वजह से उसके पेरेंट्स इस मैरिज के लिए राजी हो गए। लेकिन हाँ, वो बिसंबर, जिसका नाम मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, उसका नाम था बिसंबर। ठीक है, और वो बिसंबर जो था वो लंगड़ाता था और बेचारा बूढ़ा हो चुका था, यानी रामलाल के एज का हो चुका था। दे थॉट इट वुड बी द बेस्ट मैरिज प्रपोजल फॉर देयर डम डॉटर एंड फिक्स्ड अप देयर मैरिज। बताओ कैसे पेरेंट्स थे, वो अपनी बच्ची को मूर्ख समझते थे। तो उन लोगों को लगा इससे बेटर मैरिज प्रपोजल भोली के लिए कोई नहीं आ सकता, भले ही वो बूढ़ा है, कोई बात नहीं, इसकी शादी दे दो, दे दो। डॉरी भी डिमांड नहीं कर रहा है, अच्छा खासा घर भी है ना, दे दो, कोई बात नहीं। ऑन द वेडिंग डे द ब्राइड ग्रूम अराइव्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो विच फिल्ड रामलाल विद जॉय। और जिस दिन शादी होने वाला था उस दिन बिसंबर नाथ पूरे जोरों शोरों से अपने बैंड बाजा बराती के साथ, वो बुढ़ाऊ अपने बैंड बाजा बराती के साथ घोड़ी पर बैठकर आता है शादी के लिए। रामलाल इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसकी जो बहनें थी भोली की, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। अब यहाँ पे जेलस का एक वर्ड आएगा, एनवियस, ध्यान रखना, एनवियस का मतलब होता है जेलस। ठीक है, तो भोली की जितनी भी सिस्टर्स थी वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी। रामलाल इतना पॉप एंड ऑनर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी भोली की शादी इतने धूमधाम से होने जा रही थी। द ग्रुप डिस्कवर्ड दैट भोली हैड पॉक मार्क्स एंड डिमांडेड डॉरी इन रिटर्न फॉर मैरिंग हर। अब जब वहाँ पे उसको क्या कहते हैं वो लोग, गार्लैंडिंग करना, जिसको आप बोल सकते हैं वरमाला। ठीक है, तो जब बिसंबर रात भोली को माला पहना रहा था, उस समय जब उसका वेल यानी घूंघट, वेल VEIL, वेल, उसका घूंघट जैसे ही नीचे सरकता है, बिसंबर रात को भोली के पॉक मार्क्स दिख जाते। अब वो पॉक मार्क्स दिखने के बाद बिसंबर रात शादी के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि हम आपकी बेटी से तभी शादी करेंगे जब आप हमें क्या देंगे, डॉरी देंगे। शुरू में वो कोई भी डॉरी नहीं मांग रहा था, लेकिन अब वो डॉरी मांगने लगा। वो बोला कि अगर मैं इस लड़की से शादी करूँगा तो मुझे डॉरी चाहिए। एक तो 50 साल का था, ऊपर से एक विडोवर था, यानी उसकी शादी हो चुकी थी, ऊपर से उसे फिर से शादी करनी थी, और ऊपर से वो पैसे भी मांगने लगा, डॉरी भी मांगने लगा। ठीक है, 5000 रुपीज़, देखो बोलेगा यहाँ पे, ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5000 रुपीज़। उतने कितने पैसे मांगे? 5000 रुपये। भाई साहब कितने? 5000 रुपये मांगे थे। रामलाल बेग्ड फॉर मर्सी एंड इवन प्लेस्ड हिज टर्बन इन बिसंबर्स फीट, बट बिसंबर नाथ डिड नॉट अग्री। ठीक है, रामलाल ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, इतने पैसे मैं नहीं ला सकता, प्लीज़
मेरी पगड़ी यानी टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। तो कहते हैं ना कि पगड़ी जो होती है वो किसी इंसान की शान होती है, आन बान शान सब कुछ होती है। तो रामलाल ने अपना आन बान शान सब कुछ बिशंबर नाथ के पैरों में रख दिया और बोला कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हमारी बेटी से शादी कर लें, वरना मैं पूरे गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन बिशंबर नाथ किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं था और उसे 5,000 रुपीज़ एज डॉरी चाहिए ही था। रामलाल हैड टू गिव द मनी इन ऑर्डर टू सेव बोथ हिज फैमिलीज ऑर्डर एंड हिज डॉटर्स मैरिज। तो किसी तरीके से रामलाल अंदर जाता है और 5,000 रुपये लाकर बिशंबर नाथ के चरणों में रख देता है। क्यों? क्योंकि उसे दोनों बचाना था, अपना फेम यानी हम कह सकते हैं कि अपने फैमिली का ऑर्डर और साथ साथ भोली का मैरिज, दोनों उसको बचा कर चलना था। इसीलिए भोली कुड नॉट बियर ऑल दिस एंड रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी ओल्ड मैन। भोली इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो रिफ्यूज़ कर बैठी। उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। पीपल एक्यूज्ड हर ऑफ बिग शेमलेस। सभी लोगों ने उसे शेमलेस कहा। देखो लोग भी कैसे होते हैं, आया मन में और उन्होंने जज कर दिया। सभी लोगों ने उसे शेमलेस कहा कि कैसी बेशरम लड़की है, देखो ये है वो है, वट एवर। द वेडिंग पार्टी रिटर्न। वेडिंग पार्टी वहाँ से चली गई। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विदाउट भोली गेटिंग मैरिड। अब पूरा का पूरा मैरिज सेरेमनी जो है वो भोली की शादी होने के पहले ही खत्म हो गया। डेट मीन्स भोली की शादी हुई भी नहीं और मैरिज सेरेमनी हो भी गई। हर फादर वॉज सराउंडेड बाई ग्रीफ एंड सेड दैट नो वन वुड मैरी हर एंड व्हाट वुड सी डू इन फ्यूचर। उसके पापा का सर सर्व से नीचे झुक गया और वो कहने लगा कि कौन शादी करेगा तुमसे, अब कोई नहीं करेगा, अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं पूरे गांव वालों को, तुमने तो मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया। तो भोली उस समय क्या कहती है कि सी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रू ओल्ड एंड वुड टीच इन द हर स्कूल। हर टीचर हु वाज क्वाइटली वाचिंग ऑल दिस फेल प्राउड ऑफ हर डिसीजन। तो लास्ट में भोली ने क्या कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो आप और मॉम दोनों की मैं क्या करूँगी, बूढ़े एज में सेवा करूँगी और मैं उसी स्कूल में जाकर पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन सभी चीज़ को, पूरे के पूरे डिसीजन को, पूरे के पूरे इंसिडेंट को भोली की वो टीचर वहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी और उस टीचर के आंखों में एक कंटेंटमेंट था, यानी उसके आंखों में एक संतुष्टि थी कि यार क्या पीस मैंने क्रिएट किया, वाह मज़ा आ गया। यही होना चाहिए एक टीचर के आंखों में। मानो कि भोली की टीचर ने अपने लिए कोई मास्टर पीस क्रिएट कर दिया हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक का आपका स्टोरी समझ में आ गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में भोली के कैरेक्टर को देख लेते हैं, ताकि अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप इजीली उसको लिख सकोगे। देखते हैं। भोली वॉज अ सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल। भोली एक सिंपल लेकिन सेंसिटिव गर्ल थी। अनफॉर्चुनेटली सी सफर्ड फ्रॉम अ हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स। दुर्भाग्यवश उसे एक हेड इंजरी हो गई थी, नर्व डैमेज हो गया था और स्मॉल पॉक्स भी हो गया था। इट मेड हर सफ़र ऑल थ्रू हर लाइफ। और इसके वजह से उसे पूरा जीवन सफ़र करना पड़ा। सी कुडंट स्पीक टिल सी वॉज 5। वो बोल भी नहीं पाती थी जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई। हकलाती थी, स्टैमरिंग करती थी। सी स्टैबर्ड वेन सी स्टार्टेड स्पीकिंग। 5 साल तो कुछ बोल नहीं पाई और जब बोलना स्टार्ट की तो भकलाने लगी। तो भाई ये तो बहुत गलत हुआ ना भोली के साथ। आप अपना ओपिनियन अगर देना हो तो आप यहाँ पे अपना ओपिनियन दे सकते हो कि भोली के साथ भगवान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बचपन से ही हम देख सकते हैं कि भोली के साथ बहुत ही बुरा हुआ। द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड हर होल बॉडी, लिविंग ब्लैक पॉक मार्क्स। और इस स्मॉल पॉक्स ने उसके पूरे बॉडी को डिसफिगर कर दिया था, सिर्फ आंखों को छोड़कर। उसे देखने में बहुत ही अगली लगने लगा। सी वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड लर्नर। लेकिन वो एक हार्ड वर्किंग और एक डेडिकेटेड लर्नर थी। कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते नहीं हैं, वो सिचुएशन की वजह से कमज़ोर हो जाते, वो सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। तो उस समय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उनका मजाक बनाना चाहिए। विद हर टीचर सपोर्ट सी ग्रू टू बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। तो टीचर के वजह से ही भोली इंडिपेंडेंट बन पाई, बोल्ड बन पाई और कॉन्फिडेंट बन पाई।
कहते हैं कि टीचर एक कुम्हार के जैसा होता है और उसके स्टूडेंट वो गीली मिट्टी के जैसा होता है। टीचर जिस तरीके से जिस रूप में चाहे अपने उस मिट्टी को, अपने उस स्टूडेंट को ढाल सकता है, बना सकता है। Seeing her teacher's faith in her abilities, she made effort to improve herself. जिस तरीके से उसने देखा कि टीचर उसकी ओर इतनी अट्रैक्टेड है, अट्रैक्टेड हम नहीं बोलेंगे, इंक्लाइंड बोलेंगे, झुकी हुई थी, क्योंकि टीचर का काम ही होता है कि हर एक बच्चे को इक्वल आई से देखना, ठीक है। तो जिस तरीके से टीचर ने उसे इनकरेज किया, इस वजह से ही भोली अपने लाइफ में आगे बढ़ पाई। Her confident and bold attitude to raise her voice against a social evil proved that she was educated in true sense of terms. जिस तरीके से भोली को एजुकेट किया गया और जिस तरीके से उसने अपने अगेंस्ट जो गलत हो रहा था उस गलत का साथ ना नहीं दिया और उसको उसने अपोज किया, इससे हम कह सकते हैं कि भोली को सही मायने में एजुकेशन मिला। एजुकेशन तो वो है जो हमें 10 साल के बाद भी पता चले, या फिर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज नॉट सीन इन योर डिग्रीज, इट इज सीन इन योर बिहेवियर। जैसा बिहेव करते हो, जैसा आप दूसरों को ट्रीट करते हो, समझो कि आपको एजुकेशन भी उसी लेवल का मिला है। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये समरी जो मैंने आपको बताया, नरेट किया, जिस तरीके से बताया, आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहना और ऐसे ही क्लास 9 और 10 9 का अभी तक मैंने स्टार्ट किया नहीं है, पर बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।